कम बैक इन द नेक्स्ट वीडियो। टुडे हमने जीन एक्सप्रेशन की रेगुलेशन को पढ़ना है। जीन एक्सप्रेशन में ट्रांसलेशन को हमने पढ़ लिया था, अब उसकी हमने रेगुलेशन को स्टडी करना है। ये ट्रांसलेशन के लिए आप पिछली वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है, जो डिटेल से डिस्कस की थी मैंने। अब हम उसकी रेगुलेशन पढ़ रहे हैं और ये लिपिनकोड बायोकेमिस्ट्री से मैं आपको सारा पढ़ाऊँगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जीन एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ जीन एक्सप्रेशन? इट इज़ अ मल्टी स्टेप प्रोसेस जिसकी वजह से फाइनल जीन प्रोडक्ट यानी प्रोटीन हमें गेन होती है। आरएनए मिलता है, यानी ट्रांसक्रिप्शन के नतीजे में आरएनए मिलते हैं, फिर ट्रांसलेशन के नतीजे में प्रोटीन मिलती है। तो उसकी हमने रेगुलेशन पढ़नी है कि किस तरह से उसको रेगुलेट करते हैं किसी भी पार्टिकुलर प्रोटीन को बनाने के लिए। मतलब हमें एक पार्टिकुलर प्रोटीन प्रोडक्ट चाहिए तो उसको ही हमने बनाना है। जीन का एक स्पेसिफिक पोर्शन हम चाहते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन इसी तरीके से हो, तो उसको रेगुलेट कैसे करेंगे। यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स के अंदर डिफरेंट सोर्स ऑफ मैकेनिज्म होता है इसको रेगुलेट। स्टेप ऑफ जीन एक्सप्रेशन यानी ट्रांसक्रिप्शन जो है वो बहुत इनिशियल स्टेप है। ट्रांसक्रिप्शन की रेगुलेशन सबसे पहले पढ़ते हैं तो बुक के अंदर सबसे पहले डेफिनेशन डिस्कस की गई है रेगुलेटरी सीक्वेंसेस एंड मॉलिक्यूल्स की। वी ऑल नो डैट कि क्रोमोसोम होता है, उसके जो जीन होता है उसका एक कोडिंग पोर्शन होता है और एक नॉन कोडिंग पोर्शन होता है, ठीक है। मतलब कोडिंग पोर्शन से आपकी प्रोटीन बनती है, नॉन कोडिंग पोर्शन आपकी प्रोटीन नहीं बनाता। तो जो नॉन कोडिंग पोर्शन है उसके अंदर मोस्टली एम्बेडेड होते हैं ये रेगुलेटरी सीक्वेंसेज ऑफ डीएनए ज़्यादातर, जिसकी वजह से रेगुलेटरी सीक्वेंस नाम से जाहिर है कि इन्होंने रेगुलेशन करनी है, इन्होंने ट्रांसक्रिप्शन की रेगुलेशन करनी है। अब ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सिस एक्टिंग और एक होते हैं ट्रांस एक्टिंग। अब ये होता क्या है कि जो रेगुलेटरी सीक्वेंसेस और रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स ये दोनों के दरमियान इंटरेक्शन जो है ना वो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन करवाती है, ठीक है। रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को कहते हैं और ये हमारे पास इंड्यूस करती है। किस तरह से इंड्यूस करती है इसको हमने डिटेल में इस चैप्टर में स्टडी करना है कि रेगुलेटरी सीक्वेंसेस क्या होते हैं और रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। सिस एक्टिंग एंड ट्रांस एक्टिंग दो तरह की हमारे पास रेगुलेटरी डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं। रेगुलेटरी डीएनए सीक्वेंसेस को हम सिस एक्टिंग कहते हैं क्योंकि रेगुलेटरी सीक्वेंसेस क्या होते हैं कि मिसाल के तौर पे ये अभी मैंने बताया कि कोडिंग रीजन, ये क्रोमोसोम है, इसका एक कोडिंग रीजन है, इसका एक नॉन कोडिंग रीजन है। नॉन कोडिंग रीजन जो है वो प्रोटीन नहीं बनाता, कोडिंग रीजन प्रोटीन बनाने में मदद करता है। तो नॉन कोडिंग रीजन के अंदर ये रेगुलेटरी सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए मौजूद होते हैं और ये सिस एक्टिंग होते हैं। सिस एक्टिंग वो होते हैं जो जिस क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं उसी में एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स को रेगुलेट करते हैं। मतलब ये रेगुलेटरी सीक्वेंस है और यहाँ पर वो न्यूक्लियोटाइड का पोर्शन मौजूद है जिसने प्रोटीन बनानी है, तो ये रेगुलेट करेगा इसकी ट्रांसक्रिप्शन को, किस तरह से मैसेज इससे जो है ना मैसेंजर आरएनए बनेगा। तो ये इसके ऊपर इन्फ्लुएंस रखेगा, ये वाला न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस इसके ऊपर रखेगा। तो इसको हम इस सीक्वेंस ऑफ डीएनए को हम रेगुलेटरी सीक्वेंस कहेंगे। ये सिस एक्टिंग होते हैं क्योंकि ये उसी क्रोमोसोम पे मौजूद एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स को रेगुलेट कर रहा होता है। अब हमारे पास रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। रेगुलेटरी सीक्वेंसेस हमने पढ़ लिया। रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स होते हैं ट्रांस एक्टिंग। ये देखें, रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे पास ट्रांस एक्टिंग। ट्रांस एक्टिंग से मुराद ये होता है कि ये सिंथेसाइज किसी और जीन से होते हैं। मतलब ये सिंथेसाइज उन जीन से होते हैं जो कि मिसाल के तौर पर इस जीन की रेगुलेशन करनी है तो ये सिंथेसाइज इस जीन से नहीं होंगे, किसी और जीन से ये सिंथेसाइज होंगे, डिफरेंट साइट पर सिंथेसाइज होंगे। सिंथेसिस के बाद जो है ये अपनी साइड से ट्रैवल करते हैं जहाँ ये सिंथेसाइज होते हैं। उसके बाद ये जिस सीक्वेंस को इन्होंने रेगुलेट करना होता है, जिस सीक्वेंस ऑफ डीएनए को, तो वहाँ पर आके ये सिस एक्टिंग मॉलिक्यूल से बाइंड हो जाते हैं। ये ट्रांस एक्टिंग जो होते हैं रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स, इनको हम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स भी कहते हैं, ठीक है। और ये ट्रांस एक्टिंग का रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। रेगुलेटरी सीक्वेंसेस सिस एक्टिंग होते हैं जो डीएनए उसी पे प्रेजेंट होते हैं जिनकी इन्होंने रेगुलेशन जिस जीन की करनी होती है। ट्रांस एक्टिंग किसी और जीन से सिंथेसाइज होते हैं, फिर सिस एक्टिंग जो एलिमेंट्स होते हैं उनसे आके बाइंड हो जाते हैं और रेगुलेशन करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट, सबसे पहला आपने ये जानना था कि सिस एक्टिंग और ट्रांस एक्टिंग क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्रोकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन की रेगुलेशन को, जिसमें हमसे सबसे पहले कंसेप्ट पढ़ेंगे ओपेरॉन्स का। ओपेरॉन्स, तो ये बैक्टीरियल ओपेरॉन्स क्या होते हैं। बैक्टीरिया के अंदर स्ट्रक्चरल जीन्स जो कि किसी भी प्रोटीन को बनाती हैं, मिसाल के तौर पर क्रोमोसोम है, इसके ऊपर ये जीन प्रेजेंट है, ये किसी भी प्रोटीन को बनाएगी, ठीक है। वो जीन जिसने प्रोटीन को बनाना है, साथ ही साथ वो सिस एक्टिंग एलिमेंट्स जिन्होंने जीन की रेगुलेशन करनी है, ठीक है। और उसके नतीजे में बनने हुए मैसेंजर आरएनए को, मतलब ट्रांसक्रिप्शन होती है तो मैसेंजर आरएनए बनता है। तो ये तमाम जीन जो ट्रांसक्रिप्शन हो रही है ये रेगुलेटेड होती है। अभी मैंने बताया कि स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द जीन टर्न ऑन और टर्न ऑफ होता है कि रेगुलेशन के नतीजे में यही होता है ना। रेगुलेशन क्या होती है कि हम चाहते हैं कि ये वाला क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट ये वाला स्पेसिफिक जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है ये ऑन रहे, इसके नतीजे में प्रोटीन बने, और ये जो अगला ये वाला पोर्शन है ये ऑन ना रहे, ये ऑफ हो जाए। तो इसके लिए हमारे पास रेगुलेशन करने के लिए बीच में नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस के अंदर सिस एक्टिंग एलिमेंट्स और ट्रांस एक्टिंग एलिमेंट्स कहीं और से चलकर आते हैं और सिस एक्टिंग एलिमेंट्स से जुड़ते हैं ताकि ये रेगुलेशन हो और ये सारा प्रोसेस कोऑर्डिनेटेड होता है। तो इसको हम ओपेरॉन्स कहते हैं।
अगर हम इस बैक्टीरियल ओपेरोन्स को थोड़ा सा डिटेल से स्टडी करें तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक ऑपरेटर होता है, यानी वो सेगमेंट ऑफ डीएनए जिसने रेगुलेट करना है एक्टिविटी ऑफ स्ट्रक्चरल जीन को। ठीक है, ओपेरोन्स के अंदर सबसे पहले क्या चीज़ मौजूद होती है, ऑपरेटर मौजूद है, इसने रेगुलेशन करनी है। ठीक है, साथ ही साथ अच्छा ऑपरेटर के साथ ना एक ऑपरेटर की दोस्ती होती है, याद रखिएगा, रिप्रेसर से। ये रिप्रेसर से इसकी रिवर्सिबली दोस्ती होती है, मतलब रिवर्सिबली बाइंड करता है प्रोटीन रिप्रेसर से। अगर ये रिप्रेसर से बाइंड करेगा तो डिफरेंट असर आएगा, और रिप्रेसर से बाइंड नहीं करेगा तो डिफरेंट असर आएगा ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर। यानी ट्रांसक्रिप्शन की मेन जो बुनियाद है ना, वो ऑपरेटर रिप्रेसर की दोस्ती आपने याद कर लेनी है। अगर ऑपरेटर रिप्रेसर से बाउंड नहीं है ना, तो होता क्या, देखें ये मौजूद है एक क्रोमोजोम, इसके ऊपर ये स्पेसिफिक जीन है, इससे ये स्पेसिफिक जीन है, इससे हमने प्रोटीन बनवानी है, और यहाँ पे इस स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस नॉन कोडिंग रीजन है, इससे प्रोटीन नहीं बनी, और ये हमारे पास क्या सिस एक्टिंग और ये रेगुलेट कर रहा है। ये मिसाल के तौर पर ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर है, और इसी के ऊपर मौजूद ये ऑपरेटर है, और रिप्रेसर हमारे पास होता है इसका दोस्त। ठीक है ना, अगर ऑपरेटर रिप्रेसर से, मतलब रिप्रेसर कहीं और से आके लगेगा ऑपरेटर के ऊपर, अगर ऑपरेटर के ऊपर आके लग गया ना, तो होता क्या है कि इस साइड के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज आएगा ही नहीं, आरएनए पॉलीमरेज आएगा ही नहीं, और वो प्रोमोटर से बाइंड ही नहीं करेगा, क्योंकि प्रोमोटर ही बेसिक स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप होता है ट्रांसक्रिप्शन के लिए। तो आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर के पास आएगा ही नहीं, जब आएगा ही नहीं तो ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होगी, और जाहिर सी बात जब ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी तो प्रोटीन नहीं बनेगी। तो ये बेसिक दोस्ती है ऑपरेटर और रिप्रेसर की, जो ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट कर। लेकिन अगर ऑपरेटर रिप्रेसर से जो है वो बाउंड हो जाता है, नहीं बाउंड होता सॉरी, तो आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर के बाद आएगा, पास आएगा और ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी। तो ये डिफरेंट बात हो गई। अगर दूसरा एक ऑपरेटर रिप्रेसर की दोस्ती में ना तीसरी चीज़ होती है एक इंड्यूसर। इंड्यूसर जो है ना वो रिप्रेसर का दोस्त होता है। अगर इंड्यूसर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है ना, तो इसने क्या करना है, ये रिप्रेसर के साथ जाके बाइंड हो जाएगा और ऑपरेटर से इसकी दोस्ती खत्म करवा देगा। ये रिप्रेसर से जाके बाइंड हो जाएगा और रिप्रेसर में ऐसी चेंज, उसकी शेप ऐसे चेंज कर देगा कि अब ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं हो सकेगा। मतलब पहले तो रिप्रेसर ऑपरेटर की दोस्ती थी, इंड्यूसर मॉलिक्यूल आया तो उसने रिप्रेसर को बाइंड कर लिया और उसकी चेंज ऐसी शेप चेंज कर दी कि ऑपरेटर ने उसको पहचानने से इनकार कर दिया और वो आपस में फिर बाइंड ही नहीं होंगे। ठीक है, तो फिर हमारे पास ऑपरेटर जो है वो अकेला रह जाएगा, और फिर आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर के पास आएगा और रेगुलेशन हो जाएगी, ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी। तो ये बेसिक आपने याद रखना है कि, और ये जो सिस्टम है इंडक्शन का कैसे हो रही है, तो ये बेस्ट एग्जांपल हम प्रोकैरियोट्स के अंदर ई कोलाई के अंदर पढ़ रहे हैं, एस्चेरिशिया कोलाई की एग्जांपल है। ठीक है, इसके अंदर पढ़ रहे हैं। अब बुक के अंदर ना फर्स्ट ऑफ ऑल ओप्रोन्स की मैंने आपको बताया था, तो बुक के अंदर ना सबसे पहले बताया हुआ है लैक्टोज ओप्रोन सिस्टम। क्या बताया हुआ है, लैक्टोज ओप्रोन सिस्टम, ये सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है लैक्टोज ओप्रोन सिस्टम। अब होता क्या है कि हमने ना लैक्टोज जब बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है ना, तो हमने उसकी मेटाबॉलिज्म करनी है। नॉर्मली क्या होता है कि बैक्टीरिया अपनी ज़्यादातर जो नीड है ना मेटाबॉलिज्म की, वो ग्लूकोज से पूरी करता है, वो उसको लैक्टोज नहीं चाहिए होता है। लेकिन जब ग्लूकोज ही नहीं है बैक्टीरिया के पास, तो वो जाहिर सी बात है लैक्टोज के पास आएगा कि भाई मुझे तुम एनर्जी दे दो। तो जब लैक्टोज ज़्यादा होने की सूरत में उससे मेटाबॉलिज्म करवानी होती है, तो उसके लिए प्रोटीन सिंथेसाइज कर, आपको सोचिए प्रोटीन्स नहीं मेटाबॉलिज्म करनी होती है ना, तो लैक्टोज के लिए प्रोटीन्स सिंथेसाइज करनी होती हैं, प्रोटीन्स कोड करनी होती हैं, जीन से प्रोटीन्स बनती हैं। ठीक है, उन प्रोटीन्स ने आके फिर लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म करवानी होती है। तो 3 तरह की जीन्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक होती है लैक जेड जीन, ठीक है, जिसने हमारे पास कोड करना है बीटा गैलेक्टोसाइडेज को। ठीक है, और एक हमारे पास होती है लैक वाई जीन, ठीक है, जिसने हमारे पास करना है कोड परमेज प्रोटीन को। ठीक है, और ये देखें बीटा गैलेक्टोसाइडेज ने क्या करना था, इसने करना है लैक्टोज को गैलेक्टोज में हाइड्रोलाइज। परमेज ने क्या करना है, इसने लैक्टोज सेल के अंदर भेजना है। और एक और जीन होती है लैक ए जीन। ये 3 तरह की जीन्स होती हैं जो करवाती हैं जिसने कोड करना है थायोगैलेक्टोसाइड ट्रांस एसिटाइलेज को। ठीक है, और इसने हमारे पास एसिटाइलेट करवाना है लैक्टोज को। ठीक है, ये चीज़ आपने याद करनी है। तीनों की डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस, तीनों लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए होती हैं, और तीनों जो है ना वो हमारे पास कोड होती हैं लैक्टोज ओप्रोन के जरिए, ये रेगुलेट होती हैं। तीनों की तो प्रोटीन्स की जो सिंथेसिस है वो रेगुलेट कैसे होते हैं, लैक्टोज ओप्रोन सिस्टम। अब हम इसको दोबारा पढ़ते हैं, लैक्टोज ओप्रोन है क्या। देखें, हमने ये प्रोटीन्स बनानी है, इन प्रोटीन्स के नतीजे में जीन्स ने बनानी है, जीन्स कोड होंगी तो ही बनेंगी प्रोटीन्स। अब जीन्स की रेगुलेशन कैसे होती है, अभी मैंने बताया कि ग्लूकोज जब प्रेजेंट होता है तो हम लैक्टोज ओप्रोन सिस्टम को पूछते भी नहीं है, हमें नहीं चाहिए होता इसकी ज़रूरत, क्योंकि हमने लैक्टोज को कैटाबोलाइज नहीं करना, हमने ग्लूकोज से एनर्जी हासिल करनी है। लेकिन अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है तो हमने ग्लूकोज को इस्तेमाल करना, हमने इस सिस्टम को ऑफ कर देना। तो इसके लिए रेगुलेशन चाहिए, पूरा मैकेनिज्म होगा, ऐसे नहीं अपनी मर्जी से हो जाता, बल्कि इसमें भी ऑपरेटर, रिप्रेसर और इंड्यूसर प्रेजेंट होते हैं। अब इस सिस्टम का ये जो लैक्टोज ओप्रोन सिस्टम है ना, मिसाल के तौर पर क्रोमोसोम है, इसका एक ये जीन का पोर्शन है, जिससे ये मिसाल के तौर पर लैक जेड जीन है, ये लैक वाई जीन है, ये इतनी लैक वाई जीन है, ये लैक जेड जीन है, और ये लैक ए जीन है। अब ये तीनों जीन्स हैं, इनसे अपस्ट्रीम प्रेजेंट होता है रेगुलेटरी पोर्शन ऑफ द ओपेरॉन। अपस्ट्रीम का मौजूद होता है कि ये 5th एंड की तरफ प्रेजेंट होगा, ये 5th एंड है और 3rd एंड है, तो ये 5th एंड की तरफ प्रेजेंट होगा। अपस्ट्रीम प्रेजेंट है ये वाला, मिसाल के तौर पर ये है
वो ये है बॉक्स जिससे ये रेगुलेशन होंगी इन तीन जीन्स की। ये बॉक्स है, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, ओपेरॉन का रेगुलेटरी पोर्शन कहते हैं। उस रेगुलेटरी पोर्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं? उस रेगुलेटरी पोर्शन के अंदर एक प्रोमोटर रीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्रोमोटर रीजन जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड होगा। साथ ही साथ 2 एडिशनल साइट्स होती हैं ऑपरेटर और कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन की, जहाँ पे रेगुलेटरी प्रोटीन्स आके बाइंड होंगी। देखिए आपको पता है जीन है, जीन के ऊपर प्रोमोटर प्रेजेंट होता है, प्रोमोटर के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज आता है और ट्रांसक्रिप्शन होती है। लेकिन रेगुलेटरी पोर्शन जो होता है उसके अंदर ऑपरेटर प्रेजेंट है और कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन यानी CAP है, और हमारे पास ऑपरेटर है यानी O है। तो अगर मैं O का वर्ड इस्तेमाल करूँ तो ऑपरेटर का काम नाम ऑपरेटर मुराद है C, और अगर मैं CAP कह रही हूँ तो कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन मुराद है। ये दो प्रेजेंट हैं, जीन के ऊपर ही प्रेजेंट है ये दो चीज़ें। इनसे आके रेगुलेटरी प्रोटीन्स बाइंड होंगी। वो रेगुलेटरी प्रोटीन्स जब इनसे आके बाइंड होंगी तो ऐसा कुछ सिस्टम चेंज होगा कि इन जीन्स की कैटाबॉलिज्म होनी है या नहीं होनी है वो डिसाइड करेंगे रेगुलेटरी प्रोटीन्स अगर आके इनसे जो सी भी बाइंड होंगी या बाइंड नहीं होंगी तो वो डिसाइड होगा। अब हम इसको दोबारा पढ़ते हैं कि ये जीन्स कब मैक्सिमली एक्सप्रेस होती हैं। आपने एक छोटा सा फार्मूला याद रखना है कि ये जीन्स मैक्सिमली एक्सप्रेस तब होंगी जब O साइट एम्प्टी हो और कैप साइट CMP से कॉम्प्लेक्स बना ले। दोबारा बताती हूँ कि अगर ऑपरेटर के साथ आगे रिप्रेसर बाउंड ना हो, वो एम्प्टी हो, अभी मैंने बताया था पहले बेसिक बुनियाद बताई थी, तो वो वही बात हो रही है कि ऑपरेटर के साथ आगे रिप्रेसर बाइंड ना हो तब होगी ट्रांसक्रिप्शन। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये कि कैप जो है ना वो CMP के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना ले तो हो सकती है ट्रांसक्रिप्शन। इसी के साथ ना एक हमारे पास एक और रेगुलेटरी जीन होती है, उसका नाम होता है, अब LAC-ZYA पढ़ लिया, एक होती है ब्लैक एल जीन होती है। ये हमारे पास रेगुलेटरी जीन होती है, ये रिप्रेसर प्रोटीन के लिए कोड करती है, रिप्रेसर प्रोटीन के लिए कोड करती है। और रिप्रेसर आपको पता है किसका दोस्त था, अभी मैंने बताया था ऑपरेटर का दोस्त था। अगर ये रेगुलेटरी जीन प्रेजेंट है तो ये रिप्रेसर बनाएगी और रिप्रेसर ऑपरेटर के साथ जाके बाइंड हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो याद रखिएगा कि हमारे सारे में कहानी का क्या था कि ऑपरेटर और कैप मौजूद होती है जीन के ऊपर, और ऑपरेटर के साथ रिप्रेसर आके बाउंड नहीं होना चाहिए। अगर वो बाउंड हो जाता है रिप्रेसर तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी। और रिप्रेसर को कोड करने के लिए लैकल जीन होती है, मतलब अगर ये एक्सप्रेस हो रही है तो रिप्रेसर प्रोटीन बनेगी, रिप्रेसर प्रोटीन बनेगी तो ऑपरेटर के साथ जाके बाइंड हो जाएगी और ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी। दूसरी पहली बात, अगर ग्लूकोज अवेलेबल है तो हमें इस सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, इसको हमने ऑफ करना है। ऑफ कैसे होगी? रिप्रेसर प्रोटीन की हम O साइड से बाइंडिंग करवा देंगे। वही बात हो गई कि रिप्रेसर प्रोटीन को ये कोड कर से ही ऑपरेटर रिप्रेसर के साथ बाइंड करेगा, आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर के साथ आके बाइंड नहीं करेगा, ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिट हो जाएगी और इसको हम नेगेटिव रेगुलेशन कहते हैं। लेकिन जब लैक्टोज ही अवेलेबल है, अभी ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है, तो हमने इस सिस्टम को ऑन करना है। इस सिस्टम को ऑन करने के लिए क्या करेंगे, एक इंड्यूसर हमारे पास होना चाहिए। अभी मैंने बताया था इंड्यूसर की रिप्रेसर से प्रोटीन से दोस्ती होती है। और इंड्यूसर यहाँ पे कौन सा, इस सिस्टम के अंदर इंड्यूसर क्या है? इस सिस्टम के अंदर इंड्यूसर एलोलैक्टोज है। और वो कहाँ से आएगा? लैक्टोज हमारे पास कन्वर्ट होगा अपने आइसोमर एलोलैक्टोज के अंदर। एलोलैक्टोज जो है ना इंड्यूसर है, ये आके रिप्रेसर से बाइंड हो जाएगा और फिर रिप्रेसर ऑपरेटर साइड से बाइंड नहीं हो पाएगा। दूसरा, एक बात ये आपने याद रखनी है, वन बात। दूसरी बात ये है कि जब ग्लूकोज नहीं होता तो हमारे पास एडिनाइलेज साइक्लेज एक्टिवेट हो जाता है। ये एक एंजाइम है जो कि ATP को CAMP में कन्वर्ट करता है। और वही बात होगी, CAMP जाके कैटाबोलाइट एक्टिवेटेड प्रोटीन के साथ जाके बाइंड हो जाता है। और दो कंडीशंस हमारी पूरी हो गई कि जो इंड्यूसर था एलोलैक्टोज, उसने अपने साथ रिप्रेसर को बाइंड करके ऑपरेटर को खाली छोड़ दिया। दूसरा, ATP ने CAMP बना के CMP ने कैप के साथ कॉम्प्लेक्स बना लिया। तो दोनों हमारी सूरतें पूरी हो गई और यही हमें चाहिए थी ऑन करने के लिए सिस्टम को। तो लैक्टोज ऑपरेशन सिस्टम ऑन हो जाएगा और लैक्टोज की कैटाबॉलिज्म हो जाएगी क्योंकि ग्लूकोज मौजूद नहीं है। ये जो हमने पढ़ा, जब ये सिस्टम ऑन होता है तो ये पॉजिटिव रेगुलेशन है, ठीक है। और इसके नतीजे में मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल आगे फिर प्रोटीन बनाएगा जो कि हमें ज़रूरत, 3 तरह की प्रोटीन्स बनेंगी जो कि हमें ज़रूरत थी। अच्छा, दूसरा होता है जब ग्लूकोज लैक्टोज दोनों ही अवेलेबल हो। पहले हमने कंडीशन पढ़ी कि सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज अवेलेबल है, हमें ये सिस्टम नहीं चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ी कि लैक्टोज अवेलेबल है, हमें ये सिस्टम चाहिए, ग्लूकोज नहीं अवेलेबल। लेकिन अब ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों ही अवेलेबल हैं, वी नीड दिस सिस्टम या नहीं, आप बताएं। इस सूरत में ट्रांसक्रिप्शन होगी तो सही, लेकिन बहुत ही हल्की, नेग्लिजिबल होगी। लैक ऑफ सिस्टम इंड्यूस नहीं होगा, अनइंड्यूस्ड रह जाएगा। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि लैक्टोज जब हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है ना तो एडिनाइलेज साइक्लेज जो है ना वो इनहिबिट हो जाए। दूसरा ये कि जब बेशक लैक्टोज की हाई कंसंट्रेशन हो, आपने बात याद रखनी है, जब ग्लूकोज हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है ना तो इसने एडिनाइलेज साइक्लेज को इनएक्टिव कर देना है।
चाहे कुछ हो जाए। इसने एडिनाइन साइक्लेज को इनएक्टिवेट कर देना, जिसकी वजह से CMP नहीं बनेगा। जब CMP नहीं बनेगा तो ये कैप CMP कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, ये कैप के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा। जब लैक्टोज है ना, लैक्टोज ये बेशक हाई कंसंट्रेशन में मौजूद है, हमें इसकी मेटाबॉलिज्म फिर इसकी ट्रांसक्रिप्शन फिर भी इतनी बहुत कम होगी, हमें ना होने के बराबर होगी। बेशक हाई मौजूद में है, लेकिन ग्लूकोज की प्रेजेंस में एडिनाइन साइक्लेज इनएक्टिव रहेगा, ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। ओ साइट अलबत्ता एम्प्टी रहेगी, क्योंकि लैक्टोज ने एलोलैक्टोज बनाना है। एलोलैक्टोज इंड्यूसर है, जिसने रिप्रेसर के साथ बाइंड होकर ऑपरेटर को खाली छोड़ देना है। ऑपरेटर साइड बेशक एम्प्टी होगी, लेकिन फिर भी हमारे पास जो है ना RNA पॉलीमरेज आके सही से प्रोमोटर के साथ जो है वो सही से बाइंड नहीं होगी और ट्रांसक्रिप्शन सही से इनिशिएट नहीं होगी। तो इस सूरत में लैक्टोज एप्रोन सिस्टम अनइंड्यूस रहेगा और बहुत हल्की सी लैकोप्रोन की होगी, मतलब लैकोप्रोन सिस्टम अनइंड्यूस ही रह जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ट्रिप्टोफैन ओप्रोन सिस्टम को पढ़ेंगे। होप सो वीडियो की आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा।